हेलो स्टूडेंट, फिर आज आपके लिए नया कंसेप्ट नए वीडियो के साथ आपका चैनल एसके स्टडी पॉइंट्स। आज जो हम करने जा रहे हैं, आज पार्ट 1 ही होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का क्लास 12th है और आज हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन हम लोग करेंगे। तो कुछ चीजें इसमें एक्स्ट्रा सिलेबस से भी चीजें मैं जरा सा बाहर जाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आए कि ये चैप्टर है क्या। बेसिकली इस चैप्टर में क्या है कि दो चीजें हैं, एम्प्लॉयमेंट और इनकम, और ये दो थ्योरी पे डिपेंड है। जबकि अब जो न्यू सिलेबस है आपके सीबीएसई में, उसमें सिर्फ और सिर्फ केंसियन थ्योरी दे रखा है, और जो दूसरे बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं या और भी बोर्ड्स हैं, उसमें क्लासिकल थ्योरी भी दे रखा है, यानी मॉडर्न थ्योरी भी और क्लासिकल थ्योरी। तो आज हम जो करने जा रहे हैं फर्स्ट वीडियो में, वो हम क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी दोनों का कंपैरिजन हम आपको बताएंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो से जैसा चल रहा है, जैसे चैप्टर के कंटेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम चलते जाएंगे। ये इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्योंकि इसको समझ लेने के बाद आप समझ पाओगे कि मॉडर्न थ्योरी या क्लासिकल थ्योरी क्या था और मॉडर्न थ्योरी क्या है और मॉडर्न थ्योरी क्यों आया। ठीक है, और डायरेक्ट यदि हम मॉडर्न थ्योरी में जाएं तो फिर उतनी मजे वाली बात नहीं होती है, क्लासिकल को भी समझना जरूरी है। तो देखते हैं, जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, इसमें आप देखोगे कि बेसिकली इसको हम थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट दो पार्ट्स में बढ़ जाता है आपका। ठीक है, पहला जो पार्ट है इसको हम क्लासिकल थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिकल थ्योरी। और दूसरा जो है वो हमारा मॉडर्न थ्योरी होता है, मॉडर्न थ्योरी, और इसी को हम केनेसियन थ्योरी भी कहते हैं। केनेसियन थ्योरी भी हम कहते हैं। मैं कोशिश करता हूं इन दोनों को एक साथ कंपैरिजन करके मैं आपको बता पाऊं, जिससे कि आप क्लासिकल थ्योरी भी समझ सको और मॉडर्न थ्योरी भी समझ सको। तो मैं एक लाइन ले लेता हूं बीच में, ऐसे यहां से एक लाइन ले लिया मैंने, इधर आपका क्लासिकल थ्योरी और इधर मॉडर्न थ्योरी। बहुत अच्छे से समझिएगा। अब हम आपको क्लासिकल थ्योरी बताएंगे, क्लासिकल अप्रोच भी आप इसको कह सकते हो। दूसरा आपका मॉडर्न थ्योरी है, जिसको मॉडर्न अप्रोच या केनेसियन थ्योरी भी आप कहते हैं। अब इसमें आप आ जाइए कि इसमें है क्या। क्लासिकल थ्योरी का जो मेन कंसेप्ट है वो ये कहता है कि इक्विलिब्रियम can achieved only at full employment। मैंने क्या कहता है ये कि इक्विलिब्रियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे अचीव हो सकता है भाई? तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे। क्लियर है? अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब? इक्विलिब्रियम किसी भी इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम होता है वो AD इक्वल्स टू AS होता है। कहता है ये कि AD इक्वल्स टू AS तभी होगा जब इक्विलिब्रियम होगा। AD इक्वल्स टू AS तभी होगा जब हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहां पे आप देखोगे कि ऑल द रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड। जितनी भी हमारी रिसोर्सेज है उन सारी रिसोर्सेज को हम एम्प्लॉयड कर चुके हैं। जबकि आगे जब आप केनेसियन थ्योरी करोगे तो उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट के जो डेफिनेशन है वो जरा सा अलग है और यहाँ अलग है। तो केनेसियन जो क्लासिकल अप्रोच है, बेसिकली इसका एक जगह बता भी दूं आपको कि क्लासिकल अप्रोच जो 1929 से पहले यही फंक्शनिंग में था, और इसके जो सपोर्ट में हैं वो बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे, जैसे मार्शल हैं, पिगू हैं, एडम स्मिथ हैं। इन लोगों का कंसेप्चुअली चीज इस पे फेथ था कि ये थ्योरी ठीक है।
लेकिन 1929 में ब्रेक हुआ, जो हम आगे आपको कहानी बताएंगे। पहले हम देखते हैं कि ये क्या कहता है। तो क्लासिकल थ्योरी कहता है कि इक्विलिब्रियम कैन अचीव ओनली एट फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी ये फुल एम्प्लॉयमेंट में होता है। यानी इसके लिए इसमें कुछ एजम्पशंस दिए गए। एजम्पशंस आप देखोगे, या इसका फीचर्स भी आप कह सकते हो। इसमें यहां मैं लिख देता हूं फीचर्स, एजम्पशंस कह लो या फीचर्स कह लो, कि इसमें क्या चीजें हैं जिसके कारण ये चीज हुई है कि थ्योरी कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कैन अचीव ओनली एट फुल एम्प्लॉयमेंट। इसका पहला ही कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉर्मल कंडीशन फॉर एवरी इकोनॉमी। यानी कि इसका मतलब हो गया कि इसके अकॉर्डिंगली कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो कॉमनली प्रेजेंट इन एवरी इकोनॉमी। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल कंडीशंस है किसी भी इकोनॉमी में। और उनका ये भी मानना था कि यदि किसी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है तो ये टेम्पररी होगा। ये क्या होगा? टेम्पररी होगा, यानी परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। परमानेंट क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। इसीलिए पहला एजम्पशन इसका यही है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ नॉर्मल कंडीशंस फॉर एवरी इकोनॉमी। दूसरा इसका है कि क्लासिकल थ्योरी डिपेंड्स ऑन सेज लॉ ऑफ मार्केट। सेज लॉ ऑफ मार्केट पे डिपेंड करता है। अब सेज कौन है? एक इकोनॉमिस्ट है। सेज कौन है? इकोनॉमिस्ट है। इनके अकॉर्डिंगली लॉ ऑफ मार्केट क्या कहता है? वो कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। यानी क्लासिकल अप्रोच किस चीज पे डिपेंड करता है भाई? तो लॉ ऑफ मार्केट पे। और लॉ ऑफ मार्केट क्या कहता है? कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। एक्चुअली ये लॉ उस टाइम का था जब नॉर्मली क्लोज इकोनॉमी होता था और प्रोडक्शन बहुत ही कम हुआ करता था। तो उस टाइम में ये समझा जाता था कि जितनी भी ज्यादा आप प्रोडक्शन कर दो वो सारा कंज्यूम हो जाएगा। यानी प्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता था कि आपके लिए जितना भी किसी भी चीज का आप प्रोडक्शन कर दीजिए वो कंज्यूम हो जाएगा। इसलिए यहां पे कहा गया कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब तीसरी बात यहां पे आप देखोगे कि तीसरा जो है कहता है ये कि रेट ऑफ इंटरेस्ट या बेसिस and price of the goods must be flexible। क्या कहता है तीसरा एजम्पशंस? कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका, वेजेस है और प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी है, ये क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब? एज पर द नीड्स। जब चाहे इसको ऊपर कर सकते हैं, जब चाहे नीचे कर सकते हैं। यानी वेजेस को बढ़ा दे सकते हैं, वेजेस को घटा दे सकते हैं, या रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको इन्होंने फ्लेक्सिबल माना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्राइस ऑफ द गुड्स मस्ट बी फ्लेक्सिबल। समझ में आ गई बात? अब आप देखो कि फोर्थ इसमें इसका एजम्पशंस है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए कि एज पर द क्लासिकल अप्रोच ये कहना था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है
वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करता है। यानी इसका मतलब है कि यदि इन रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम इंक्रीज कर दें तो हमारा सेविंग बढ़ना चाहिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दें तो हमारी सेविंग कम होनी चाहिए। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कम होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। इसके पीछे उनका ये रीजन था कि हर कोई, एवरीवन वांट टू ग्रोथ इन देयर फंड, हर कोई अपने फंड में ग्रोथ चाहता है। और दूसरी बात क्या है कि ग्रोथ के साथ साथ सिक्योरिटी भी चाहता है, वो चाहता है कि हमारा पैसा सेफ भी रहो। तो ऑब्वियसली सेविंग क्या होता है, मोर सेफर देन इन्वेस्टमेंट, यानी उसमें रिस्क कम होता है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बढ़ा देते हैं तो सेविंग बढ़ने लगता है, सेविंग बढ़ने लगता है और इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो जाता है। लोग इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाती क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है। सेविंग एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट लेस रिस्की है, तो लोग प्रेफर किस चीज को करने लगते हैं, सेविंग को। तो समझ में आई? दैट्स व्हाई क्लासिकल जो थ्योरी है वो कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करता है, डिटरमाइन करता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को। अब फिफ्थ इसमें आप देखोगे, फिफ्थ पोर्शन कहता है कि गवर्नमेंट should not interfere in economy to achieve, कहता है गवर्नमेंट should not interfere in economy to achieve the equilibrium। यानी गवर्नमेंट को किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, कहां पे भाई, इक्विलिब्रियम को अचीव करने में, इकोनॉमी में। यानी उनका कहना था कि मार्केट को आप फ्री छोड़ दीजिए, मार्केट को आप फ्री छोड़ दीजिए, मार्केट खुद ब खुद अपना इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। समझ में आ गई बात? अब आप आइए मॉडर्न थ्योरी पे। अब मॉडर्न थ्योरी पे आप आते हैं। मॉडर्न थ्योरी जो नॉर्मली है वो 1929 के से लेके 1933 तक इस पे रिसर्च हुआ है, नॉर्मली 32 है। तो यहाँ पे रिसर्च हुआ है और केन्स ने देखा कि भाई इतनी सारी प्रोडक्शन हो रही है बिफोर 1929, कि इतनी सारी प्रोडक्शन हो रही है, उसकी डिमांड क्यों नहीं हो रही, उसकी डिमांड क्यों नहीं हो रही। यानी यदि ये लॉ ठीक होता कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, तो फिर डिमांड तो होनी चाहिए, लेकिन डिमांड हो नहीं रहा। तब फिर उन्होंने इस पे रिसर्च करना शुरू किया और 1932 में उन्होंने एक थ्योरी पब्लिश की, बुक पब्लिश की, जिसका की नाम ही थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया और उसी को हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहने लगे। ठीक है। उन्होंने कहा है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ द क्लासिकल थ्योरी इज रॉन्ग। उन्होंने कंसेप्ट को ही गलत कह दिया कि भाई ये कंसेप्ट ही गलत है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो बेसिक इनका है वो कहा कि इक्विलिब्रियम कैन अचीव बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट। इन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट पे होगा। इन्होंने कहा कि इक्विलिब्रियम जो है वो बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर सकता है, अचीव होता है। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट जो क्लासिकल अप्रोच में था वो ये था कि ऑल द रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड, जबकि केन्सियन थ्योरी ऐसा नहीं मानता है। केन्सियन थ्योरी कहता है कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का उन्होंने जो कंसेप्ट दिया वो ये दिया कि फुल एम्प्लॉयमेंट मींस वेयर द
willing people or able people who are willing to work at a prevailing rate of wages and these people get work. तो यदि इनको काम मिल जाता है, इनको काम मिल जाता है, वो काम करना चाहते हैं, जो मार्केट में वेजेस चल रहा है उस रेट पे काम करना चाहते हैं, तो इसी को हम फुल एम्प्लॉयमेंट, और उसको काम मिल रहा हो तो इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे. तो इक्विलिब्रियम के लिए उन्होंने कहा कि इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है. इसके पीछे उन्होंने जो एजम्पशंस दिए हैं, वो एजम्पशंस आपको, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो ऐसे बुक में तो पॉसिबल नहीं है, बहुत इजीएस्ट वे में आपके आगे रख रहा हूं, इसलिए आप इस कंसेप्ट को देखिए और मजा आएगा आपको जब मैं सारी चीजें आपको कवर करवा दूंगा. तो देखिए, क्योंकि कंपैरिजन के साथ मैं बता रहा हूं और ये चीज आपको बहुत कम जगह मिलने वाली है. तो देखिए इसमें कि इसका जो एजम्पशंस कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ नॉर्मल कंडीशंस फॉर एवरी इकोनॉमी, ये कहा नहीं. इसका कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट is normal condition for every economy. इसने क्या कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नॉर्मल कंडीशन है किसी भी इकोनॉमी में. कहा यदि कोई इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव भी कर लेता है तो वो टेम्पररी होगा एज पर द केन्सियन थ्योरी. सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि भाई शॉर्ट टर्म में फुल एम्प्लॉयमेंट तो आप पॉसिबल नहीं है. कहा सम टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट इन एवरी इकोनॉमी, जैसे कि आपने पढ़ा होगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, और सबसे बड़ी चीज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कि जो काम करना ही नहीं चाहता एट द रेट ऑफ वेजेस, जो मार्केट में प्रेवलिंग रेट ऑफ वेजेस है उस पर काम ही नहीं करना चाहता, तो है तो वो अनएम्प्लॉयड. तो कहा इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को आप हटा नहीं सकते, ये रहेगा. जैसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो इसका कहना है, इसलिए नॉर्मल जो है, नॉर्मल कंडीशंस क्या है किसी भी इकोनॉमी का, नॉर्मल कंडीशन है अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म, कंप्लीटली फिनिश नहीं की जा सकती. बात समझे? और जबकि इन्होंने कहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल कंडीशन है, तो दोनों में कंपैरिजन समझ में आ गया. दूसरे जो कंसेप्ट हैं वो ये कहता है कि क्लासिकल थ्योरी डिपेंड्स ऑन सेज लॉ ऑफ मार्केट, और सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या कहता है भाई कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई. इन्होंने कहा नो, सप्लाई डिमांड, इन्होंने कहा कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई. इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, और इनने क्या कहा, केनेशियन ने क्या कहा कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई. कि कोई भी कमोडिटी की जो सप्लाई है वो किस पे डिपेंड करती है, डिमांड पे. किस पे डिपेंड करती है, डिमांड पे. यदि उसकी डिमांड होगी तो उसका सप्लाई होगा, है ना. अब इसमें भी बहुत सारी चीजें, अब मान लीजिए कि दिवाली का पटाखा आप होली में ढूंढने के लिए मार्केट में जाएं और आपको ना मिले, तो आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये अनअवेलेबिलिटी है ना. तो डिमांड है और अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो सीजनल चीज है और इसलिए उसकी डिमांड है भी, तो तभी आप, हाँ, लेकिन यदि मैरिज का टाइम है, कुछ है और ये हो रहा है, उस केस में यदि वो नहीं मिल रहा तो हम कहेंगे शॉर्टेज है. यानी डिमांड जो है, यानी देखोगे आप जो सप्लायर है वो उस सीजन का वेट करते हैं कि अच्छा शादी का टाइम है, इस टाइम ये चीज बिकता है ज्यादा, तो वो चीज पहले से ही खरीद के वो मार्केट में अवेलेबल होने लगता है. तो यानी क्या कि डिमांड है तो सप्लाई है, डिमांड है तो सप्लाई है, तो डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई. तीसरा कंपैरिजन हम देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेजेस, प्राइस, कह रहा है कि ये सारी चीजें फ्लेक्सिबल होती है, जबकि केन्स कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्राइस
of the goods not much flexible। इनका कहना है कि ये चीजें मानते हैं वो कि ये फ्लेक्सिबल तो होता है लेकिन मच फ्लेक्सिबल नहीं होता है ना। अब आपने देखा होगा कि कोई भी कमोडिटी, यदि ये हमारा पेन है और इस पेन की प्राइस मार्केट में 25 रुपए 25 रुपीज है, 25 रुपीज का मैं इसको खरीद के लाता, ठीक। अब आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कॉस्ट में, एक वेरिएबल कॉस्ट होता है, एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है ना। अब नॉर्मली कोई भी प्रोड्यूसर्स फिक्स कॉस्ट को शॉर्ट पीरियड के लिए इग्नोर कर सकता है। यदि वो रिकवर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो वेट करेगा आने वाले टाइम में इसको कवर करने की। लेकिन यदि उसको वेरिएबल कॉस्ट, जिसको कि ऑपरेशनल भी हम कह सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो, यदि वेरिएबल कॉस्ट हमारा रिकवर नहीं हो रहा है तो वो उस प्रोडक्ट को उस रेट पे बेचना बंद कर देगा। तो मान लीजिए इस पे 10 रुपीज का हमारा क्या है, फिक्स कॉस्ट है और 15 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट है। तो एटलीस्ट जो सेलर है उसको 15 रुपीज चाहिए, वो 15 रुपीज से कम में नहीं बेचेगा। यानी कि ये मच फ्लेक्सिबल नहीं है। एक लिमिट से ज्यादा आप इसकी रेट को कम नहीं कर सकते हो या ज्यादा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि भाई ये फ्लेक्सिबल तो है लेकिन मच फ्लेक्सिबल नहीं है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, वेजेस को देख लें। अब वेजेस में देख लीजिए, यदि एग्जिस्टिंग लेबर कोई है, उसको 10,000 रुपीज पर मंथ मिल रहा है, उसको आप कहोगे कि नहीं अब से हम 5,000 देंगे, तो वो काम करेगा? नहीं करेगा, वो भाग जाएगा, है ना। मान लीजिए वो करता भी है तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां है वहां पे जो लेबर यूनियन है वो उसको नहीं करने देगी, लेबर यूनियन स्ट्राइक कर देगी। मान लीजिए कि लेबर यूनियन को भी हम मना लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप देखिए लॉ ऑफ लैंड, कि आज के टाइम में मोर ऑफ द इकोनॉमी पास द मिनिमम वेज एक्ट। हर ज्यादातर इकोनॉमी मिनिमम वेज एक्ट पास कर रखी है। आप अपने लेबर को उस सैलरी से कम जो पास है, बिल पास है, उससे कम आप नहीं दे सकते, उससे कम नहीं दे सकते पेमेंट। यानी फ्लेक्सिबल होते हुए भी मच फ्लेक्सिबल नहीं हुआ। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट देखो कि ये कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमिनेंट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। केन्स इसको भी नहीं मानता, कहता है ये भी सही नहीं है। कहा कैसे सही नहीं है भाई? इसलिए सही नहीं है तो उसने कहा कि सपोज करिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बढ़ा देते हैं। मान लीजिए करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, उसको हम बढ़ा के 10% कर देते हैं, ठीक है। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि एवरीवन शुड सेव मनी, हर कोई क्या करेगा, करना चाहिए, हर किसी को सेविंग करनी चाहिए, है ना। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं पॉसिबल है भाई? तो देखो यदि कोई आदमी है जिसकी सैलरी ही 15,000 रुपीज है, अब 15,000 रुपीज उसको अपने घर परिवार यानी लाइवलीहुड में एक्सपेंस हो जाते हैं, ठीक है। 15,000 घर परिवार को चलाने में उसको खर्च हो जाता है। तो ऐसे लोग, यदि आप इंटरेस्ट रेट कितना भी बढ़ा दो, 5 से 10% कर दो, 10 से 15 कर दो, 20% कर दो, तो भी ऐसे लोग सेविंग तो नहीं कर पाएंगे। यदि ये लोग सेविंग नहीं कर पाते हैं तो हाउ यू कैन से दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ डिटरमिनेंट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट? तब तो नहीं हुआ ना। यदि ये डिटरमिनेंट्स है तो हर किसी के लिए होना चाहिए। तो जो कोई आदमी 15,000 ही कमाता है, उसकी बेसिक नीड्स में वो 15,000 खर्च होता है, हाउ दीज पीपल सेव मनी? वो ये लोग पैसे सेव नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे तो ये तो डिटरमिनेंट्स नहीं हुआ भाई। तो भाई प्राइमरी डिटरमिनेंट्स है क्या फिर? तो केन्स ने कहा कि लेवल ऑफ इनकम इज प्राइमरी डिटरमिनेंट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में क्या है कि लेवल ऑफ इनकम जो है वो प्राइमरी डिटरमिनेंट्स है। वो क्या है? प्राइमरी डिटरमिनेंट्स है। यदि आप लोगों के इकोनॉमी के आप लेवल ऑफ इनकम को बढ़ाइए तो सेविंग भी बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा।
इसलिए प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स, उन्होंने ये नहीं कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिटर्मिनेंट्स नहीं है, कहा डिटर्मिनेंट्स है, इट्स इफेक्ट द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये इफेक्ट तो करता है, लेकिन इसको हम प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स नहीं कह सकते। प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स क्या भाई, तो लेवल ऑफ इनकम इज अ प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब फिफ्थ इसमें देखो आप, फिफ्थ क्या कहता है, गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन इकोनॉमी टू अचीव द इक्विलिब्रियम, जबकि यहां कह रहा है कि गवर्नमेंट नाउअडेज government play very important role in economy with the help of fiscal policy, यानी आज के टाइम में ऐसा हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट इकोनॉमी में इंटरफेयर ना करे। आज के टाइम में जो फिजिकल पॉलिसी है उसके थ्रू गवर्नमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये ओवरऑल मैंने जो आपको बताया है, ये एक बहुत यूनिक चीज है आपके लिए कि इन दोनों चीजों में मैंने कंपैरिजन एक ही साथ मैंने आपको कराया और एक ही साथ दोनों का कंसेप्ट बताया। वैसे क्लासिकल अप्रोच की अब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि 11th एंड 12th में तो पूछे नहीं जाते अब क्लासिकल थ्योरी में से, लेकिन इसको समझने के बाद फिर इसको आप यदि करते हो तब आपको पता लगता है कि ये मॉडर्न क्यों है। तो ये सारी की सारी चीजें आप बुक में रीड कर सकते हैं। हो सकता है क्लासिकल थ्योरी आपके बुक में भी ना हो। तो देखिए आपको ये आज का जो वीडियो है वो कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें बताएं, अच्छा लगेगा हमें। कोशिश तो मैंने बहुत अच्छे से किया है आपको इस चीज को समझाने का। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जो बेल आइकन है वो जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बस अंत में यही कहना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल नए कंसेप्ट के साथ फिर आपके लिए मैं लाऊंगा। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए वीडियो और स्टडी।